नमस्कार और इस नई चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो अदम्य साहस और कभी ना हारने वाले जज्बे की सबसे शक्तिशाली कहानियों में से एक है। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के 13वें सिसोदिया राजपूत वाजा महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया की। देखिए, ये सिर्फ किसी राजा की पुरानी कहानी भर नहीं है। ये एक ऐसे बेमिसाल नेतृत्व की दास्तान है जिसने अपने 25 साल के शासनकाल में उस दौर के दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। तो आज बिल्कुल सटीक ऐतिहासिक तथ्यों और आंकड़ों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महाराणा प्रताप को इतिहास में इतना ऊंचा और अद्वितीय स्थान क्यों दिया गया है। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये शब्द किसी जिगरी दोस्त या सहयोगी के नहीं हैं। ये शब्द उस इंसान के हैं जो महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा, सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी था, यानी खुद मुगल सम्राट अकबर। कहा जाता है कि 1597 में जब प्रताप की निधन की खबर अकबर तक पहुंची तो वो खुश होकर जश्न मनाने के बजाय रो पड़ा था। एक पल के लिए सोचिए, एक विशाल साम्राज्य का राजा अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए ऐसा सम्मान दिखा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य पैदा करता है। आखिर महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व में ऐसा क्या जादू था जिसने उनके सबसे कट्टर दुश्मन को भी अंदर तक झकझोर दिया था? बस इसी दिलचस्प सवाल का जवाब आज हम इस विश्लेषण में खोजने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन की और देखते हैं कि वो मेवाड़ के अजेय शेर कैसे बने। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े बेटे होने के बावजूद प्रताप के लिए गद्दी तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन 1 मार्च 1572 को जब मेवाड़ की जनता ने उनका राज्याभिषेक किया तो एक ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हुई। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने जो पहली बात कही, सच कहूं तो वो उनके पूरे जीवन का सार बन गई। उन्होंने कहा था कि जब तक वो चित्तौड़ वापस नहीं ले लेते तब तक वो महल में नहीं सोएंगे, पत्तल पर खाएंगे और जमीन पर सोएंगे। ये सिर्फ कुछ भावुक शब्द नहीं थे, ये एक राजा का अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने का संकल्प था। उस समय मेवाड़ की शान चित्तौड़ मुगलों के कब्जे में था और प्रताप ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि जब तक मेवाड़ पूरी तरह आजाद नहीं हो जाता उन्हें कोई भी शाही सुख सुविधा मंजूर नहीं है। यही वो फौलादी इरादा था जिस पर उनके लंबे संघर्ष की नींव रखी गई। अब इस स्लाइड में जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। उनका मानसिक संकल्प तो विशाल था ही, लेकिन उनका शारीरिक बल भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि महाराणा प्रताप की लंबाई लगभग 7.5 फीट थी और उनका वजन करीब 110 किलो था। लेकिन जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, युद्ध के मैदान में वे जो भाला इस्तेमाल करते थे उसका वजन 80 किलो था और उनके सीने का कवच पूरे 72 किलो का। मतलब इतने भारी भरकम हथियारों और कवच के साथ युद्ध के मैदान में फुर्ती से लड़ना ये कोई साधारण बात नहीं है। ये असाधारण शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो उन्हें रणभूमि में एक बेहद खौफनाक और अजेय योद्धा बनाती थी। और अब हम आते हैं उस पल पर जिसका जिक्र इतिहास के हर पन्ने पर है। 18 जून 1576, हल्दी घाटी का महायुद्ध। देखिए, अकबर चाहता था कि भारत के बाकी राजपूत राजाओं की तरह प्रताप भी आसानी से उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। इसके लिए अकबर ने 1-2 नहीं, पूरे 6 बार अपने शांति दूत भेजे। लेकिन प्रताप का उसूल बिल्कुल साफ था, तुर्क को सर नहीं झुकाऊंगा, मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा। जब बात नहीं बनी तो ये वैचारिक टकराव एक भयंकर महायुद्ध में बदल गया। चलिए इस तुलनात्मक तालिका के जरिए जमीनी हकीकत को समझते हैं। ये लड़ाई बिल्कुल डेविड और गॉलियात की तरह थी। एक तरफ मान सिंह और आसफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना थी जिसमें 10,000 से भी ज्यादा सैनिक, भारी तोपखाने और हाथी शामिल थे, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना जिसमें केवल 3,000 बहादुर राजपूत और भील आदिवासी थे। अगर सिर्फ आंकड़ों को देखें तो ये लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा लग सकती है, लेकिन महज 4 घंटे चले इस युद्ध ने सैन्य इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस युद्ध की एक और खास बात यह थी कि इसमें सिर्फ इंसानों ने ही नहीं बल्कि जानवरों ने भी वफादारी की ऐसी मिसालें पेश की जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। प्रताप के नीले रंग के काठियावाड़ी घोड़े चेतक को ही ले लीजिए। युद्ध में उसका एक पैर बुरी तरह कट गया था, फिर भी अपने स्वामी की जान बचाने के लिए उसने एक 26 फुट चौड़े पहाड़ी नाले को छलांग लगाकर पार कर लिया और उसके तुरंत बाद अपने प्राण त्याग दिए। दूसरी तरफ राम प्रसाद नाम का एक बेहद वफादार हाथी था। जब मुगलों ने उसे पकड़ लिया तो उसने 18 दिनों तक उनका दिया हुआ एक दाना नहीं खाया, पानी की एक बूंद नहीं पी और भूखा रहकर अपनी जान दे दी। इससे पता चलता है कि हार ना मानने की वो अदम्य भावना सिर्फ मेवाड़ के इंसानों में ही नहीं बल्कि वहां के पशुओं में भी कूट कूट कर भरी थी। हल्दी घाटी के बाद का समय और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण था।
आइए 1576 से 1585 के बीच जंगलों में हुए उनके छापामार संघर्ष पर नजर डालते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो मुगलों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन वो ना तो मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा कर पाए और ना ही प्रताप को बंदी बना सके। इसके बाद प्रताप ने अरावली के घने जंगलों और पहाड़ों को ही अपना घर बना लिया। ये वो दौर था जो शारीरिक से कहीं ज्यादा एक गहरा भावनात्मक संघर्ष था। जरा सोचिए, एक राजा और उसका पूरा शाही परिवार जंगलों में दर-दर भटक रहा है। हालात इतने भयानक हो गए थे कि शाही परिवार को जिंदा रहने के लिए घास की रोटियां खानी पड़ी। इतिहास में एक बहुत ही मार्मिक और रुला देने वाली घटना दर्ज है। एक बार एक जंगली बिल्ली प्रताप की छोटी बेटी के हाथ से वो घास की रोटी छीन कर ले गई और नन्ही राजकुमारी भूख से बिलक कर रोने लगी। कहा जाता है कि अपनी बेटी की यह हालत देखकर फौलाद का सीना रखने वाले प्रताप की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये एक ऐसा पल है जो हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत आखिर कितनी भारी चुकानी पड़ती है। लेकिन फिर जब ये संघर्ष अपने सबसे मुश्किल और अंधेरे दौर से गुजर रहा था, तब एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ और यही मेवाड़ के इतिहास का टर्निंग पॉइंट बना। भामाशाह नाम के एक परम वफादार ने अपनी जिंदगी भर की पूरी कमाई, अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप के चरणों में लाकर रख दी। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, 25 लाख रुपए और 20,000 सोने की अशरफियां। ये इतना विशाल दान था कि इससे मेवाड़ के 25,000 सैनिकों की फौज का अगले 12 सालों तक पूरा खर्च उठाया जा सकता था। इस जबरदस्त आर्थिक मदद ने मानो उनके स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान ही फूंक दी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि प्रताप सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक गजब के रणनीतिकार यानी मास्टरमाइंड भी थे। इस नए फंड और वहां के भील आदिवासियों के मजबूत समर्थन के साथ उन्होंने छापामार युद्ध, या जिसे हम आज गुरिल्ला युद्ध नीति कहते हैं, उसे अपना लिया। उनकी रणनीति क्या थी? पहाड़ियों में छिपे रहना, मुगलों पर अचानक से जोरदार हमला करना और इससे पहले कि दुश्मन संभल पाए वापस घने जंगलों में गायब हो जाना। ये तरकीब इतनी कारगर थी कि शिवाजी महाराज के इसका इस्तेमाल करने से करीब 100 साल पहले ही प्रताप ने इसे सफलतापूर्वक लागू कर दिया था। इस पूरे संघर्ष में भील आदिवासियों का योगदान इतना अहम था कि आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ राजपूत और दूसरी तरफ एक भील आदिवासी को पूरे सम्मान के साथ दर्शाया जाता है। और यहीं से शुरू होती है मेवाड़ की दमदार वापसी, दिवेर का युद्ध और मेवाड़ का पुनरुत्थान। उसी छापामार युद्ध की रणनीति ने अंततः मेवाड़ की वापसी का एक साफ रास्ता तैयार कर दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए कि चीजें कैसे आगे बढ़ीं। हल्दी घाटी के 6 साल बाद 1582 में प्रताप ने एक जबरदस्त पलटवार किया। दिवेर के युद्ध में उन्होंने मुगल सेनापति सुल्तान खान को बुरी तरह से हरा दिया और एक ही झटके में मुगलों की 32 चौकियों पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी जिसने मुगलों का हौसला पूरी तरह से पस्त कर दिया। 1585 तक आते आते प्रताप ने उदयपुर, कुंभलगढ़ और गोगुंदा सहित अपना लगभग पूरा राज्य वापस छीन लिया था और आखिरकार 1585 में उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी घोषित किया। अंत में हम बात करेंगे उनकी उस अमर विरासत की जो स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। चावंड में कुछ साल शांति से बिताने और वहां कला व साहित्य को बढ़ावा देने के बाद दुर्भाग्य से 1597 में शिकार के दौरान लगी एक पुरानी चोट के उभरने से 56 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लेकिन उनका जाना किसी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी अमर विरासत की शुरुआत था जो आज भी कायम है। अगर हम उनकी पूरी जिंदगी को देखें तो ये 3 मुख्य स्तंभ सबसे ज्यादा चमकते हैं। पहला, उनका अटल स्वाभिमान। अकबर ने उन्हें आधा हिंदुस्तान तक देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। दूसरा, उनका धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व। ये कोई हिंदू मुस्लिम की धार्मिक लड़ाई नहीं थी। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनकी सेना के प्रमुख सेनापति एक पठान थे, हकीम खां सूरी, और प्रताप ने कई अफगानों को भी अपनी शरण में रखा था। और तीसरा, वो एक सच्चे जननायक थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग को, चाहे वो भील हों, किसान हों या व्यापारी, सबको एक सूत्र में पिरो दिया था। उनके अंतिम पल भी उतने ही प्रभावशाली और भावुक थे। मृत्युशैया पर लेटे हुए भी प्रताप का ध्यान केवल और केवल अपने मातृभूमि पर था। आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह से एक वचन लिया। उन्होंने कहा, मेरे बाद मेवाड़ को मुगलों के हाथ मत बेचना। अपनी जमीन के प्रति उनका ये समर्पण जीवन के अंतिम क्षणों तक जरा भी कम नहीं हुआ। अपने 25 साल के शासनकाल में से 20 साल उन्होंने जंगलों की खाक छानते और युद्ध लड़ते हुए बिता दिए।
लेकिन जीते जी मेवाड़ को मुगलों की जागीर कभी नहीं बनने दिया। तो जाते जाते ये चर्चा हम सबके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद दोनों सेनाएं तकनीकी रूप से पीछे हट गई थी, लेकिन क्या सच्ची जीत हमेशा उसी पल जमीन पर हुए कब्जे से मापी जाती है, या फिर असली जीत उस अटल भावना में छिपी होती है जो आने वाली कई सदियों तक एक पूरे समाज को आज़ादी और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती रहती है? महाराणा प्रताप युद्ध हारे या जीते, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज भारत की संसद में लगी उनकी तस्वीर और हल्दी घाटी में बनी उनकी समाधि चीख चीख कर गवाही देती है कि असली अजय वो है जिसकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास का ये पन्ना यकीनन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।